अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक के प्रोग्राम का आज हमने एक नया सिलसिला शुरू किया होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में राना सईद साहब के साथ। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में और अद्वियात के बारे में जो है वो बताया करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं राना साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो पहले अगर कोई बात करनी है तो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे देखने मेरे सुनने वालों, आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और कुछ आसान दवाएं आपको बताएंगे। तो इसलिए आइंदा से हम अभी कोई दिन मुकर्रर नहीं किया, हमने आज सिर्फ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको कोई दिन मुकर्रर करके बता देंगे कि फलां दिन हम ये प्रोग्राम किया करेंगे। शायद हम हफ्ते में 2 प्रोग्राम किया करें, लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम। बड़े लंबे प्रोग्राम हमने कर लिए, बहुत कर लिए। वही सवाल वही जवाब, बार बार वही सवाल वही जवाब दे दे के तो मतलब बोरियत शुरू हो गई थी। तो इसलिए हमने अब ये मैंने और हरम साहब ने मिलके ये नया प्रोग्राम का आगाज किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। हम आपके सवाल भी लेंगे बाद में। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम सवाल लिया करेंगे आपसे, बाकी 20 मिनट हम इसको इसी जो भी प्रोग्राम जो भी टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। आप इसको सुने और इसको सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और फिर इसको शेयर करें प्लीज। बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। अगर आपको नहीं हुआ तो बहुत सारे औरों को हो सकता है इससे फायदा। तो ठीक है हरुण साहब, करें शुरू। ठीक है। आज जिस टॉपिक पर हमने चूज किया है वो है ऑटिज्म के बारे में है। काफी लोग सवाल पूछते हैं ऑटिज्म के बारे के अंदर में कि एएसडी के बारे में, कि हमें जो है वो डॉक्टर्स ने जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो डायग्नोस किया कि उनको ऑटिज्म है या एएसडी है। तो उसकी वजह से माएँ जो है वो काफ़ी परेशान होती हैं और सवालात पूछती हैं। तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम में हमने सवालात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि जिसमें हमने सिर्फ इसी की दवा के बारे में बात की हो। तो उस हवाले से ये है कि पहले भी बता चुके हैं कि ऑटिज्म कोई एक बीमारी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए या बीमारियों के बारे में बताया जाए तो फिर जो है वो ऑटिज्म के बारे में कह सकते हैं। जो होम्योपैथिक में इस तरह है कि दवा अद्वियात जो हैं वो इलामात पर बताई जाती हैं, ना ही कि किसी बीमारी या के नाम से। तो उस हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे। और अगर किसी का सवाल हो तो वो इधर जूम में बाद में पूछ भी सकते हैं, लेकिन कुछ जनरल सवालात के बारे में हम शुरू करते हैं प्रोग्राम से। तो पहले जो बेसिक सवाल यही है कि एडीएचडी या ऑटिज्म को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, या क्या वो अलामात हैं कि जिनकी वजह से ये बच्चों के अंदर जो है वो बीमारी जो है वो पाई जाती है। जी, बीमारी तो किस तरह पाई जाती है ये तो पता चल जाता है माँ बाप को भी और इधर उधर देखने वालों को भी। देखें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है ये एक बहुत सारी इलामात पर मबनी एक बीमारी है। ये कोई एक बीमारी एक चीज नहीं है कि हम कहेंगे जी ये चीज है और इस पे है इसको ये ऑटिज्म है। तो इसमें आपको कुछ छोटी छोटी इलामात बताता हूँ ऑटिज्म बच्चों की। तो वो बच्चा 6 माह का भी हो सकता है, वो बच्चा साल का भी हो सकता है, वो बच्चा 6 साल का भी हो सकता है, वो बच्चा 10 साल का भी हो सकता है। मुख्तलिफ बच्चे उम्र के बच्चों में ये पाई जा सकती है। मसलन कई दफ़ा किंडर गार्डन बच्चे जाते हैं तो वो किंडर गार्डन वाली डायग्नोज करते हैं जी कि ये आपका बच्चा पीछे पीछे रहता है, ये मिक्स अप नहीं होता, ये दूर दूर रहता है। और ऑटिज्म के बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो एक ही खिलौने से खेलेंगे, एक ही काम करते जाएंगे। अगर वैसे हाथ हिला रहे हैं तो वैसे हाथ हिलाते जाएंगे। अगर एक खिलौने से खेल रहे हैं उसी खिलौने से खेलते जाएंगे। लेकिन ऑटिज्म के बच्चे वैसे दिखने में नॉर्मल होते हैं। उनमें कोई दिखने में वो ऐसे नहीं होते कि जी कोई कोई स्पेशल ये नजर आ रहा है बच्चा। हरगिज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सेम होते हैं। लेकिन उनका असल में
सोशल कांटेक्ट नहीं होता, वो आई कांटेक्ट नहीं करते सबसे ज्यादा, और हमेशा अकेला रहना पसंद करेंगे। मसलन अपने कमरे में अकेले खेल रहे हैं तो वो खेलते रहेंगे। कोई माँ या बाप बाहर से अगर आए हैं अंदर घर में तो वो दूसरे बच्चों की तरह भाग के जाके उनको वेलकम नहीं कहेंगे, अपनी जगह बैठे खेलते रहेंगे। माँ या बाप जाके उसको सर पे हाथ फेरे तो फिर वो देख के थोड़ा सा मुस्कुरा देगा या इग्नोर कर देगा। तो इस किस्म के बच्चे होते हैं ऑटिज्म के, या फिर ऑटिज्म के बच्चों को अगर जल्दी पता चल जाए, पहचान शुरू हो जाए, तो फिर अल्लाह के फजल से इनका इलाज अच्छा और जल्दी हो सकता है। मसलन सबसे पहले ये बच्चे बोलते नहीं, या कई लोग आते हैं वो कहते हैं जी कि ये बच्चा पहले 1.5 साल का था, बोलता था अच्छा भला, ये लफ्ज बोलता था, अब इसके बाद ये भूल गया है, तो अब ये बोलता नहीं। तो मतलब एक 8-10 माह का बच्चा है, अगर आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो वो बच्चा आपको रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप नाम से बुलाते हैं और बच्चा रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि उसमें ऑटिज्म की निशानदेही हो रही है। अगर एक बच्चे को आप ऑटिज्म है उसको और आप उसको बुला रहे हैं, वो अपने कमरे में खेल रहा है, तो वो उसे कोई परवाह नहीं कि आप आवाजें मार रही हैं। लेकिन टीवी पे कोई ऐड चलेगी या उसकी पसंद का कोई गाना चलेगा तो भागता है उसको देखने के लिए। तो इस किस्म की बेशुमार छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब सबसे ज्यादा तो ये बच्चे बोलते नहीं। जो बच्चे मतलब 14-15 माह का बच्चा होगा और वो 15-20 लफ्ज नहीं बोलता, तो समझें कि उसको ऑटिज्म के निशान उसमें पाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, वो इधर चाचा भी 6 साल बाद बोलिया सी, वो इधर फलाना भी इतने साल बाद बोलिया सीगा, या भी बोल पेगा। हालांकि ऐसा होता कम है। तो हमें इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए कि इसका चाचा 6 साल बाद बोला था, मामा इसका 3 साल बाद बोला था, ये भी बोल पड़ेगा, अल्लाह करे वो बोल पड़े। लेकिन आपको उसी वक्त किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं एलोपैथी में ऐसी बीमारियों का कोई इलाज नहीं। साइकेट्रिस्ट आपको कुछ नहीं कर सकता, आपको सिर्फ डायग्नोज कर सकता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और ना ही एलोपैथी इसका इलाज मुहैया करती है। अगर इसका इलाज, अगर कोई मौसर इलाज दुनिया में पाया जाता है ऑटिज्म का, तो वह सिर्फ होम्योपैथी में। आयुर्वेदिक की भी कुछ दवाएं बहुत अच्छी हैं ऑटिज्म में, लेकिन होम्योपैथी तो खुदा ताला के फजल से अगर 100 नहीं तो 90, 80, 90% तक मरीज को ठीक कर देती है। वक्त लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, वक्त हर चीज में लगता है, डे ऑफ नाइट कुछ नहीं होता। लेकिन इसकी हर दवाई बच्चे की सिम्टम पे होगी। बच्चा डरता है, बच्चा अकेला रहना चाहता है, बच्चा अकेले में खेलता है, बच्चा कोई घर में आ जाए तो उसको वो टेंस हो जाता है, वो किसी को मिलना नहीं चाहता, किसी से नजरें नहीं मिलाता, कोई मामा चाचा कोई खाला कोई घर में आ जाए उनसे वो बस सरसरी से आ जाएगा तो सलाम करके वापस भाग आएगा अपने कमरे में। तो इस किस्म की जो इलामात पाई जाती है ये ऑटिज्म वाले बच्चों में पाई जाती है। लेकिन ये अल्लाह ताला के फजल से, कई बच्चे डरते हैं, रात को डरते हैं, उनमें वो सीखने की जो सलाहियत होती है वो बड़ी कम होती है। ऐसे बच्चों में वो स्लो होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वो गुस्सा करते हैं, वो लड़ते हैं, वो मारते हैं और अपने आप को भी मारते हैं कई दफा ऐसे बच्चे। तो इन माओं को चाहिए कि इन सब इलामात पर नजर रखें और उनको नोट करेंगे ये करता क्या है। तो फिर उसके मुताबिक अगर इलामात के मुताबिक बच्चों की दवाई दी जाए तो खुदा ताला के फजल से बच्चा आहिस्ता 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 ठीक होना, उसका बिहेवियर ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं आपको ऐसी कई मिसालें दे सकता हूँ खुदा के फजल से, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे मिसाल देना नहीं है, सिर्फ समझाना है, बताना है कि अगर इसका इलाज कोई दुनिया में पाया जाता है वो होम्योपैथी में है। लेकिन पहले दिन से 6, 7, 8 माह का बच्चा हो तो उस पर नजर रखें कि वो किस तरह अपनी माँ को देखता है, किस तरह माँ को देख के खुश होता है, किस तरह अपने बाप को देख के हंसता है, अपने बहनों भाइयों को देख के
ہنستا ہے, آئی کانٹیکٹ کرتا ہے. جو بچہ آئی کانٹیکٹ نہ کرے اس میں آٹزم پایا جاتا ہے. جو بچہ الگ تھلگ رہے اس میں آٹزم پایا جاتا ہے. جو بچہ مکس نہ ہو, دوسرے بچوں میں مل کر نہ کھیلے, اس میں آٹزم کی علامات پائی جاتی ہیں. تو یہ مختلف علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں. پھر ایسے بچے ٹک کے نہیں بیٹھتے, چھلانگے لگائیں گے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے. ان کو ایک جگہ پکڑ کے رکھنا مشکل ہوتا ہے ایسے بچوں کو, وہ بھی آٹزم کے بچے ہوتے ہیں. اور بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مطلب باقی بچوں میں نہ پائی جائیں, اس بچے میں پائی جائے تو وہ آٹزم کا بچہ مریض ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں, بولنا بھی شروع ہو جاتے ہیں, بولتے بھی ہیں, انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور نہ ہی ڈاکٹروں کو بار بار جا کے کہنا چاہیے کہ جی ہمارے بچے کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا جی پی اس بچے کا علاج نہیں کر سکتا, جو مرضی وہ کر. وہ آپ کو ایسی گولی تو ضرور دے دے گا جس سے بچہ آپ کا آرام سے بیٹھ جائے, اس کے دماغ پہ اثر کرے گی, یہ یاد رکھیں. تو ایسے بچوں کو کبھی بھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے کے جانا چاہیے. کوئی اچھے ہومیوپیتھ اپنے علاقے میں دیکھیں, کوئی اچھا ہومیوپیتھ ہو. بڑے بڑے اچھے ہومیوپیتھ اللہ کے فضل سے دنیا میں پائے جاتے ہیں, بڑے بڑے بہت قابل ہیں, بہت ہی زیادہ قابل لوگ پائے جاتے ہیں ہومیوپیتھی میں, کہ وہ ان بچوں کا علاج ایزیلی کر سکتے ہیں. مور دین 60% سے زیادہ بچہ آپ کا بہتر ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. 70, 80, 90, 100 تک جا سکتا ہے. لیکن صرف ایک اچھا ہومیوپیتھ ہو اور وہ اچھے طریقے سے علامات کے مطابق اس کو دوائی کھلائے, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کا بچہ دن بدن بہتری کی طرف آ سکتا ہے. ایسے بچے جو ہوتے ہیں عموماً ایک ہی کھلونے سے کھیلتے ہیں, ان کو ایک ہی کھلونا پسند ہوتا ہے, بار بار ایک ہی حرکت کرتے ہیں. مطلب ایک لائن بولتے ہی جائیں گے لائن, کوئی بھی لائن ہو, گانے کی لائن ہو مثلاً کوئی بھی, یا مطلب کچھ بھی کرتے جائیں, لا 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 کرتے تو کرتے جائیں گے, لا 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 لا. اگر ہاتھ دھونے شروع کیے تو پھر ہاتھ دھوتے ہی جائیں گے, مطلب ہٹیں گے نہیں ہاتھ دھونے سے. تو اس طرح کی حرکتیں یہ بچے کرتے ہیں, لیکن یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں خدا کے فضل سے. سب سے پہلے نظر رکھیں بچے کے بولنے پہ. اگر بچہ چھوٹا ہے, 13-14 ماہ کا, 20-25 لفظ نہیں بولتا, تو بچہ آپ کا آٹسٹک. آپ کو فوراً کسی ہومیوپیتھ کو دکھانا چاہیے. باقی آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیں, کچھ بھی کر لیں, تو کچھ نہیں کر سکتے ان کا. ایسے بچوں کا علاج صرف ہومیوپیتھی میں ہے. اگر آپ اپنے بچے کو صحت مند کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بچے پہ نظر رکھیں, کسی اچھے ہومیوپیتھ کو ملائیں. کچھ علامات پہ میں آپ کو دوائیں بتاتا ہوں, لیکن پلیز اپنی مرضی سے اس بچے کا علاج نہ کریں, آپ کے بس میں نہیں ہے اس کا علاج. ہر چیز کا علاج آپ کے بس میں نہیں. تو اس لیے میں صرف جو شوقین ہومیوپیتھ ہیں یا جن دواؤں سے میں نے بچوں کے علاج کیے ہوئے ہیں, میں وہ دوائیں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان دواؤں سے اگر آپ علاج کریں گے بچے کو فائدہ تو ہوگا, لیکن اس کے بعد کیا کرنا یہ آپ کو نہیں پتا چلے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مشورہ کریں, پہلے اس کو یہ ساری علامات لکھ کے بتائیں کہ یہ علامات ہمارے بچے میں پائی جاتی ہے, اور یہ بچہ بولتا بھی نہیں ہے, یہ بچہ غصہ کرتا ہے, یہ بچہ رات کو ڈرتا ہے, یہ رات کو سویا اٹھ کے میرے ساتھ آ جاتا ہے یا اپنے باپ کے ساتھ لیٹ جاتا ہے کہ یہ ساری علامات. یہ بچہ رات کو پیشاب کرتا ہے بستر کے اوپر, یہ بچہ رات کو اٹھ کے گھومتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. ہر علامت نوٹ کریں اور لکھ کے اپنے کسی بہترین ہومیوپیتھ کو دکھائیں. تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ وہ ہومیوپیتھ آپ کی مدد کر سکے گا ہر لحاظ سے, اور آپ کے بچے کو وہ خدا کے فضل سے ٹھیک کرنے میں
आपकी मदद करेगा। शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन बंदा बहरहाल खुदा नहीं बनाया है जो उसका इलाज करता है। मसलन अगर आपका बच्चा सोशल कांटेक्ट नहीं करता, घर में कोई आ जाए छुपता रहता है, इधर उधर भागेगा, किसी के सामने नहीं जाएगा, वो बच्चा बेरियम कार्बोनिकम का पेशेंट होता है। उसको अगर आप 30 में 1 डोज रोजाना सुबह देना शुरू करें तो खुदा के फजल से उसकी ये जो झिझक और ये जो शर्माना, ना बिला वजह और आई कांटेक्ट ना करना, वो करना शुरू कर देगा। फिर अगर आपका बच्चा उसके बाद बोलता नहीं, डरता भी नहीं, बोलता भी नहीं, उसे समझ नहीं आती कि क्या करे, और वो थोड़ा सा मोटा भी हो, सुतला सा भी हो, तो उस बच्चे को आप दोपहर को या शाम को एक खुराक कैल्शियम कार्बोनिकम 30 में दें। फिर उसके बाद अगर उसका आपका बच्चा जो है वही बच्चा जो उसके पेट में हवा भी रहती है, डरता भी है, सहमा हुआ भी रहता है, खाना भी प्रॉपर नहीं खाता, खाने पीने में भी वो आई माई शाई करता है, तो उस बच्चे को रात को आप लाइकोपोडियम 30 में एक खुराक दें। इसी तरह रोजाना आप सुबह बेरियम कार्बोनिकम, दोपहर को कैल्शियम कार्बोनिकम और रात को लाइकोपोडियम 30 में एक एक डोज देनी है, आप से ज्यादा नहीं। और इसके साथ नर्व को ताकत देने के लिए, दिमाग को ताकत देने के लिए सबसे बेहतरीन दवाओं में से बेहतरीन दवा है कालियम फॉस्फोरिकम। कालियम फॉस्फोरिकम आप ड्रॉप्स में भी दे सकते हैं, आप गोलियों में भी दे सकते हैं, आप टैबलेट्स में भी दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको दिन में 3 दफा दें। अगर टैबलेट्स हैं 3-4 टैबलेट सुबह, 3-4 दोपहर को, 3-4 शाम को। आप 1 महीना दे के फिर आप उसी होम्योपैथ को बताएं कि आपने ये दवाएं 1 महीना दी हैं, तो उसके बाद ये बच्चे की ये सूरत हाल है। बाकी कई बच्चों के साथ फिर देखना पड़ता है कि उनकी माँ को प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, फिर कुछ माँ का भी इंटरव्यू किया जाएगा, फिर उसके मुताबिक भी कुछ दवाएं उसमें ऐड की जा सकती हैं बच्चे में कि क्या दे। ये फिर वही बात है ना कि आप जब किसी होम्योपैथ को दिखाएंगे तो फिर होम्योपैथ ये डिसाइड करेगा कि उसकी माँ को क्या देना है या उसके बच्चे को क्या देना पड़ेगा। और मसलन इसके लिए मेडोराइनम दी जा सकती है 200 में। अगर बच्चा आपका बहुत जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, मारता है एक दूसरे को, ठुड्डे मारता है, दरवाजे तोड़ता है, दरवाजे थर्ड थर्ड बंद मारता है, हर वक्त घर में उधम मचाया हुआ है, तो ऐसे बच्चे को आप अगर मेडोराइनम 200 में हफ्ते में एक खुराक सिर्फ एक खुराक, तो असल में हमारे लोग दवाई दे के तो फौरन उसका असर देखना चाहते हैं, इधर खुराक मुंह में डाली, उधर वो देखना चाहते हैं कि असर क्या हुआ। ऐसा नहीं होता। मजाज कभी फौरन ठीक नहीं होता। एक्चुअली ये मजाज बिगड़े होते हैं, इनको हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना होता है। तो इसके बाद अगर आयुर्वेदिक में एक दवा है, दिमाग के लिए बहुत आला किस्म की दवा है, उसका नाम है मेडावटी, MEADAVATI। इसके टैबलेट्स मिलते हैं मेडावटी के, वो एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम बच्चे को देना शुरू करें तो उससे भी उसकी दिमागी ताकत और दिमागी सोच और दिमाग उसका जो है वो बहुत अलग फल से ताकतवर हो सकता है। जिस तरह की ये काली फास करती है, इस तरह ही मेडावटी भी बहुत अच्छी दवा है। मेडावटी एपिलेप्सी के लिए भी बहुत बेहतरीन दवा है। ऐसे बच्चे जिनको एपिलेप्सी पाई जाए, जिनके दिमागों जिनको एपिलेप्सी का मरज हो, वो भी मेडावटी ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, वो भी मेडावटी को दिमाग को तेज करने के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हरुण साहब।
ایک اور میرا سوال تھا, ADHD اور سوشل میڈیا کا کیا لنک ہے؟ جو بچے بہت زیادہ ٹی وی اور کارٹون دیکھتے ہیں یہ پھر اگلے پروگرام میں کریں گے کسی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک ویسے اور ADHD پہ میرا پروگرام ایک بنا ہوا ہے, جی وہ میں آپ کو بھیجوں گا, وہ آپ اس پہ لگا دیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال تھا کہ جو بچے آپ نے بتایا ایک ہی حرکت کرتے ہیں, لیکن کچھ بچوں کی چلنے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ صرف پاؤں کے پنجوں پر چلتے ہیں. دیکھیے وہ پاؤں کے پنجوں پہ چلتے ہیں, وہ بہت ضروری نہیں کہ وہ آٹسٹک ہوں بچے, ان کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں. ایکچولی ان کے وہ جو ٹانگوں کے مسلز ہوتے ہیں پنڈلیوں کے, وہ کھینچے ہوتے ہیں. اس کی دوائی ہوتی ہے ایسے پب کے پاؤں چلتے ہیں بچے, منگینم ایسیٹم 30 اس کی دوا ہوتی ہے. ایسے بچوں کو منگینم ایسیٹم 30 میں دن میں 3 دفعہ دینی چاہیے. پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کے وہ پاؤں ان کے بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے. یہ ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں, جو بھی لوگ اس میں آپ کا شامل ہیں. ٹائم 30 منٹ ہے, 30 منٹ سے زیادہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے تقریباً ابھی 7 سال کا ہونے والا ہے. اس کو آٹزم, مائلڈ لیول کا آٹزم ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں علامات وہ کافی ساری موجود ہیں, 1-2 علامات کے علاوہ کہ مطلب کہ الگ سے کمرے میں جا کر تو نہیں بیٹھتا وہ, اور بچوں کے ساتھ اس کو موجودگی پسند ہے, لیکن بچوں کے ساتھ کھیلنے کا طریقہ نہیں آتا, کھیل نہیں سکتا, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, اور بولنے میں کافی محنت کے بعد جو ہے وہ اب بول تو لیتا ہے لیکن سوال کو سوال کی طرح نہیں پوچھ سکتا. مطلب کہ کچھ کہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ آپ اس کو ہاں یا نہ میں آپ سمجھ جائیں. انٹونیشن جو ہوتی ہے, ٹون میں اپنی جو ہے سوال کی استعمال کر کے, وہ کوشش سے وہ امپروومنٹ تو ہو رہی ہے, لیکن جس طرح ایک نیچرل بچے کو بولنا چاہیے ویسا نہیں بولتا. اور بھی کافی ساری علامات ہیں. میں 3-4 سال سے علاج کرا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں سنجے سنگھ صاحب انڈیا میں. مجھے یہاں پر کسی اچھے ہومیوپیتھ کا اپنے آس پاس نہیں پتا تھا, تو میں ان سے کرایا تھا. آپ نے بھی ان کی ڈاکٹر صاحب کی کچھ ویڈیوز اپنے چینل پہ پوسٹ کی تھی. ان سے علاج کرا رہا ہوں, لیکن کوئی خاطر خواہ نہیں ہوئی امپروومنٹ. تھوڑی بہت کچھ چیزوں میں امپروومنٹ ہوئی, لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کسی اور ہومیوپیتھ سے کراؤں علاج. میرا بھی یقین تو یہی ہے کہ علاج ہومیوپیتھی میں ہی ملے گا, کیونکہ جو عام ڈاکٹروں کے پاس میں یہ چیزیں آپ نے بتائی ہیں, یہ جو دوائیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو 3 دوائیں, یہ شروع کریں دینا. جی یہ ڈاکٹر زیادہ صاحب علامات اس میں پائی جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے وقت مل کر الگ سے بھی اس کے زوم کے علاوہ وقت لے کر بات ہو سکتی ہے. ہو تو سکتی ہے, لیکن میرے پاس وقت ہوتا نہیں ہے. آپ اچھا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں مجھے. آپ دیکھیں, آپ مجھے زبانی فون کریں گے, فون پہ مجھے بات کریں گے, وہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اگر آپ لکھ کے مجھے بھیجیں گے پھر میں آپ کو دعائیں بتا سکتا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب علامتیں جو ہیں وہ کئی پیج سارے لکھ کے بائی کیٹیگری ساری علامتیں لکھی ہوئی جی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے بھیج دیں, پھر ہم کر لیں گے آپ سے رابطہ. میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. جی. اور ڈاکٹر صاحب کچھ علامتیں جو ہیں وہ لفظوں میں بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کنڈیشن, تو وہ میں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں اور میں جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بھیج دیتا ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کو کانٹیکٹ کروں گا. جی ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب ایک نہیں, بس کے ٹائم پلیز ختم ہو گیا. واٹس ایپ پہ میسج رابطہ کریں. ضرور. السلام علیکم. اب 30 منٹ ہو گئے. اگر اور کسی کا ایک سوال ہے تو ٹھیک ہے, چلیں پھر اگلے پروگرام میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پروگرام میں حصہ لیا, ڈاکٹر صاحب کا بھی. اور اگلے پروگرام میں پھر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.